Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So आज हम नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. दैट इज बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन. दिस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट जो आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हो, आपके स्टडीज में अभी तक एकेडमिक करियर के अंदर कभी भी ये चीज़ आई ही नहीं है. तो ये पूरा का पूरा नया सिलेबस है आपके लिए. तो ये जितना अच्छे से यहाँ पे लर्न करोगे, जितना अच्छे से, जितना सुनोगे अच्छे से, उतना आप ग्रेस्प कर पाओगे. ये चीज को कैसे आपको पियर करना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज आपको बताऊंगा. डोंट वरी, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्या मैं बता रहा हूँ, क्या स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कैसे मैं लॉस को एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखना, तो आराम से सब कुछ आ जाएगा. इतना कुछ हार्ड नहीं है. ठीक है, सिर्फ रूल्स है, जो रूल्स को आपको अप्लाई करना. देखो, इसके पहले वाला यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 2. आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 2 दिख रहा है. चैप्टर नंबर 2 दिख रहा है सर. चैप्टर नंबर 1 जो है ना, वो हिस्ट्री का चैप्टर है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लॉ नहीं है, वो हिस्ट्री है. तो अपने को पहले लॉ सीखना है, हिस्ट्री बाद में सीख लेंगे. ठीक है, हिस्ट्री बहुत सारी भर भर के पड़ी है वहां पे. वो 10% का वेटेज है उसका. हालांकि वो भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी. ये जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है, वो ये जो है मैं वो पहले करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारे चैप्टर्स, सारी चीजें होंगी, पर ये जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. अब ये लॉ है, वो लॉ है क्या, वो मैं बताना चाहता हूँ. पहले पहले तो ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ. सर लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? स्टार्ट करने से पहले ये लॉ सब्जेक्ट जो है उसको समझना जरूरी है. क्वेश्चन पहले दिमाग में ये आना चाहिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? क्यों लॉ की जरूरत है, क्यों लॉ है? तो सिंपल है ना. आप सोचो कि पहले के जमाने में जब कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो गाइडेंस चाहिए ना. तो जब भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जिसके बेस के ऊपर हम डिसीजंस ले पाए कि हाँ, ये सही है और ये गलत है. तो वो जो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स जो हमें डायरेक्शन देते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज लॉ. सिंपल लॉ वही है कि वो सेट ऑफ रूल्स है जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि इसको फॉलो करके आप अपनी सिचुएशन को इसके अंदर डालो, और इस सिचुएशन को इसके अंदर रखो, और सोचो कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, आपको कैसे डायरेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ लॉ. अब लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल है ना. सर आप बोलोगे सर लॉ है, लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले मैंने बता दिया ना कि यार कॉम्प्लेक्सिटीज, पहले लोग कम थे तो लॉ की इतनी जरूरत नहीं थी. लेकिन लोग बढ़ते गए, बिजनेस बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया तो जरूरत पड़ने लगी. सिंपल एज दैट. पहले क्या था आपको बोलूं ना, तो पहले क्या था, लोग कम थे तो बिजनेस एक्टिविटीज कम थी. बिजनेस एक्टिविटीज कम थी तो कॉम्प्लेक्सिटीज कम थी. आज लोग बहुत ज्यादा है, बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ बिजनेस भी ज्यादा है. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज बट ऑब्वियस ज्यादा होगी. तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज को गवर्न करने के लिए रूल्स होना बहुत ही जरूरी. तो वो जो रूल्स है कि अगर मैंने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, दो पर्सन ने बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, या कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, तो उसके लिए क्या रूल लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए लॉ इंपॉर्टेंट है. ये फर्स्ट लेक्चर है, इसी वजह से मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ. वो भी जरूरी है ना. एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आप रट्टा मार के चले जाओगे, हाँ पास हो जाओगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस. एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू शुड नो कि यार भाई लॉ की जरूरत क्यों थी, कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी तो लॉ की जरूरत है कि नहीं. अब आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो है फर्स्ट एक्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज है, उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. अब कोई भी एक्ट को समझने के लिए, कोई भी एक्ट को समझने के लिए, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कोई भी एक्ट को समझने के लिए वो एक्ट किस किस पर्सन को या किस चीज को अप्लाई हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ऑब्वियस है ना कि अगर आपने अपनी स्कूल में जाओगे, देखो आपने जहां पे पढ़ाई की होगी, जो स्कूल में पढ़ाई की होगी, हर एक स्कूल के रूल अलग होते हैं. तो जो स्टूडेंट जिस स्कूल में जा रहा है उसी को उस स्कूल के रूल फॉलो करने पड़ेंगे ना. तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है कि कौन से पर्सन को ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, वो हमें जानना भी जरूरी होता है. तो हर एक एक्ट जो होता है वो अपने हिसाब से अलग से रूल्स फॉलो करने के लिए बोलता है, और वो अपने हिसाब से अपने पर्सन को भी चूज करता है कि किस किस पर्सन को ये एक्ट लगेगा, अप्लाई होगा. सिंपल एज दैट. ठीक है. तो हर एक एक्ट में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, हर एक एक्ट में सेक्शन 1 होता है, हर एक एक्ट में सेक्शन 1 होता है हमेशा एप्लीकेबिलिटी के लिए.
एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या, ये एक्ट किस जगह पे किस पर्सन को एप्लीकेबल है, सेक्शन 1 हमेशा ये चीज बताता है। ठीक है, सेक्शन 1। अब मैं सेक्शंस बताता हूँ कि ये एक्ट जो है वो किस तरह से दिखता है। अब एक्ट सेक्शन किस तरह से, ये एक्ट जो है वो दिखता कैसा है। आपने अपनी बुक देखी होगी नॉर्मली, आपने अपनी जो नॉर्मली एकेडमिक करियर में अपने बुक्स देखी होगी आपने, बहुत सारी बुक्स होती है, उसके अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, है कि नहीं। एक बुक को मैं चैप्टर के विदाउट चैप्टर नाम दिए ऐसे ही छाप दूं, क्या आपको सही लगेगा? आपको कुछ डायरेक्शन मिलेगा कि इसको पढ़ूं कैसे? आप पहले यही पूछोगे सर इसको पढ़ूं कैसे, कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, कोई टॉपिक का बाइफर्केशन है, कुछ नहीं है। तो वैसे ही ये एक्ट को इजी बनाने के लिए, ये एक्ट को इजी बनाने के लिए ये क्या करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं। एक्ट को छोटे छोटे पार्ट में बाइफर्केट करते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्ट में बाइफर्केशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेक्शंस। उसको क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं। छोटे छोटे पार्ट में बाइफर्केट करते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऐसे बाइफर्केट करते हैं, रूल्स को बाइफर्केट करते हैं। तो उसमें हमेशा सेक्शन 1 जो होता है वो एप्लीकेबिलिटी होता है, कि ये जो पूरा एक्ट है वो किस किस पर्सन को एप्लीकेबल है वो बताया जाता है। फिर सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस होती है। सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस होती है। डेफिनेशंस का मतलब क्या, देखो हर एक एक्ट में उनके चुने गए वर्ड्स होते हैं, उनकी अपनी एक वोकेबुलरी होती है। तो उनकी एक अपनी वोकेबुलरी और अपने मतलब के हिसाब से उन्होंने जो फ्रेजेस यूज किए या वर्ड्स यूज किए उसका मतलब हमें क्या समझना है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो उन्होंने सेक्शन 2 में दिखाया होगा। अब हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो उन्होंने सेक्शन 2 में लिखा होगा, वही हमें फॉलो करना पड़ता है। वो चीज उन्होंने बोली है यहाँ पे। ओके, तो सेक्शन 1 हमेशा एप्लीकेबिलिटी होता है, सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होता है। मैंने बताया ना सेक्शन मतलब क्या, उन्होंने पार्ट पार्ट में बांट दिया पूरे एक्ट को सिस्टमेटिकली। अब सेक्शन के अंदर आता है सब सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या आता है, सब सेक्शन। सेक्शन के अंदर सब सेक्शन आता है, बट ऑब्वियस है ना, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर भी होता है ना, सब चैप्टर के अंदर भी पार्ट्स करते हो आप। चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 के अंदर 10 पार्ट होते हैं, तो वैसे ही सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होते हैं, बहुत सारे सब सेक्शन होते हैं। सब सेक्शन के अंदर क्लॉज होते हैं। सब सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, क्लॉज। क्लॉज होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज आपको सिर्फ अभी जान लेनी है कि कभी भी क्योंकि लॉ जरूरी है ना, जब भी आप पढ़ोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप सिर्फ मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूं, उसके थ्योरी आपको आती हो लेकिन आपको लॉ का बेस ही नहीं पता। वो नहीं चाहता मैं, ठीक है, इसी वजह से बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिकली ऑर्डर में बांट दिया, सेक्शंस लिख दिया। फिर उसके बाद सब सेक्शन आते हैं, सेक्शन के बाद क्या आता है, सब सेक्शन आता है, सेक्शन के अंदर आता है। हाँ, मतलब सेक्शन 2 है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 हो सकता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऐसा लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको बोलते हैं सबसेक्शन, ये जो ब्रैकेट में लिखा वो। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, क्लॉज 1 तो कैसे लिखते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, मतलब रोमन आई लिखते हैं, उसको क्लॉज बोलते हैं। मतलब सेक्शन 2 का फर्स्ट पॉइंट उसका भी फर्स्ट पॉइंट अंदर, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लॉज के बाद सब क्लॉज भी आता है, सब क्लॉज। सब क्लॉज कैसे दिखता है, सब क्लॉज दिखता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई एंड सब क्लॉज ए, ऐसे दिख सकता है कि नहीं। हम पार्ट करते हैं ना नॉर्मली, हम हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे बाइफरकेट करते हैं, ये वैसे ही उन्होंने बाइफरकेट किया है टू मेक लॉ इजी। इट इज दैट। ओके, तो इस तरह से उन्होंने इजी बनाया है लॉ को। तो सिंपली सिंपल फटाफट से वापस बता देता हूँ कि क्या होता है लॉ में। क्या होता है, हमेशा कोई भी एक्ट आप उठाओगे तो उसके अंदर सेक्शन 1 हमेशा एप्लीकेबिलिटी होगा, सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होगी कि उसके अंदर हमने जो वर्ड्स यूज किए स्पेसिफिकली उसका मतलब क्या है, वो उन्होंने जो बताया वही हमें यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में जो है वो यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन के अंदर सबसेक्शन हो सकता है, मतलब सेक्शन का एक पोर्शन सबसेक्शन, सबसेक्शन के अंदर भी क्लॉजेस हो सकते हैं और क्लॉज के बाद सब क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आ सकती है आपको एप्लीकेबिलिटी। हाँ, तो ये कुछ नॉलेज था, ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाते हैं। बहुत इजी है, जो लॉ मैं बता रहा हूँ मुझे सुनते रहना, अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। सिर्फ सुनते रहो और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या है चैप्टर 2, बोल ही दिया है सर, इंडियन सॉरी
बोल ही दिया है उन्होंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने का एक्ट है ये। अब बोलो सर 1872 में इन्होंने तो ला दिया ये एक्ट। 1872 मतलब तो ब्रिटिशर्स के टाइम का। 1872 मतलब तो आप बोलोगे सर ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब तो इंडिया भी फॉर्म भी नहीं हुआ था, मतलब इंडिया आया ही नहीं था एग्जिस्टेंस में, तो ये एक्ट अभी तक क्यों चल रहा है? ठीक है, तो ये एक्ट एक्चुअली लाया गया था इंग्लिश रूल्स में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर ही ये एक्ट लाया गया था। लेकिन जब इंडिया में 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस हासिल हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में, ये जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान लो, मतलब थ्योरेटिकली थोड़ा जानना जरूरी है कि भाई 1947 में आप जब इंडिपेंडेंट आप हुए, तो 1947 में इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी तक नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब क्या? खुद के रूल्स बनाना, खुद का पार्लियामेंट होना, ऐसे राइट्स हमें अभी तक नहीं मिले थे। वो हमें कब मिले? 1950 में, दैट इज आवर रिपब्लिक डे। ठीक है, तो 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम था, ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप था, उस बीच में उन्होंने प्रोविजनल असेंबली की, असेंबली प्रोविजनल असेंबली उन्होंने फॉर्म किया। और उसके अंदर उन्होंने बोला कि जितने भी एक्ट इससे पहले 1947 से पहले जितने भी एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने जितने भी एक्ट फॉर्म किए हैं, वो सारे एक्ट जो सही है वो इंडिया में लागू हो जाएंगे। उसके लिए हमने एक प्रोविजनल असेंबली फॉर्म की थी। तो ये टाइम, बीच के टाइम पीरियड के अंदर वो एक्ट जितने भी सही थे वो इंडिया में हो गए, एग्जिस्टेंस में आ गए। इसी वजह से आप बोलोगे कि सर 1872 में लगा था तो इंडिया में तो वो फॉर्म नहीं होना, इंडिया में लगना नहीं चाहिए, पर लगेगा क्योंकि उन्होंने इस हिसाब से लगाया था। डन है। हालांकि ये इतना थियोरेटिकल पार्ट है, पर लॉ थोड़ा जानना जरूरी था, इसी वजह से मैंने बता दिया। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी 1872 का। सबसे पहले मैंने बोल दिया था कि सेक्शन 1 जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? एप्लीकेबिलिटी। देखो फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 1, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया एंड इज द की एक्ट रेगुलेटिंग एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स। बट ऑब्वियसली एग्रीमेंट्स, अब एग्रीमेंट्स को क्या करते हैं? इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो उन्होंने बोल दिया है। The act based on principle of English common law and is applicable to all the states of India. Applicability बोल दी है। देखो, इफ यू हैव पेन, अगर आपने ये प्रिंट आउट ले लिया है तो आपको मार्क करना जरूरी है। यहाँ पे मैं भी मार्किंग कर देता हूँ, ये रहा, एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। एप्लीकेबिलिटी उन्होंने बोल दी है कि एप्लीकेबिलिटी आपकी क्या है? ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में आपकी एप्लीकेबिलिटी है। पूरे इंडिया में जहां पे भी आप खड़े हो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ही आपको काम लेना पड़ेगा, और कोई चीज नहीं आएगी बीच में। दैट्स इट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बिफोर एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कोर्ट्स इन इंडिया यूज्ड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉ। मैंने बोला कि 1872 जो था, देखो 1872 क्या ऐसा था कि 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? होते थे, लेकिन 1872 के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से होते थे। पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई, तो यहाँ पे एक्ट लाने की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी, यहाँ पे एक्ट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ी किसी को, रिक्वायरमेंट हुई तो फिर लाए हम। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1870 द कोर्ट्स इन इंडिया यूज्ड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉ एज सुटेड टू इंडियन कंडीशंस, कस्टम्स एंड यूसेज। भाई होता है, देखो इंग्लिश के रूल्स जो थे 1872 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे ना, तो वो क्या करते थे कि इंग्लिश, इंग्लैंड में जो रूल्स लगते थे वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर सिंपली एक लॉजिकल सोचो कि इंग्लैंड में कंडीशंस अलग होती है, लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, हमारे यहाँ पे लोग अलग है, लोगों के सोचने का तरीका अलग है, लोगों का कस्टम्स अलग है, कंडीशंस अलग है। तो उनकी जो कंडीशंस है, उनकी कंडीशन के हिसाब से जो रूल बना है, वही कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो इट वोंट बी फिजिबल। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे हमारी कंडीशन के हिसाब से फिर ये एक्ट बनाया। सम डिफिकल्टीज वर नोटिस, हाँ डिफिकल्टी हुई जो मैंने बोला अभी। सम डिफिकल्टीज वर नोटिस्ड यूजिंग इंग्लिश कॉमन लॉज। Accordingly, later courts started deciding cases based on Hindu personal law and Muslim personal laws. क्या हुआ वो बताता हूं। जैसे ही डिफिकल्टी हुई, देखो इंग्लिश लॉ को यहाँ पे हमने क्या किया,
अप्लाई करने की कोशिश की तो यहाँ पे डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो गया। लोगों को ये जो हमने लोगों को जो डिसीजंस हो रहे थे वो उनके अगेंस्ट में जा रहे थे या उनको समझ नहीं आ रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसी वजह से यहाँ के जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, यहाँ के जो केसेस थे वो कैसे डिसाइड होना स्टार्ट हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से डिसाइड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी थे वो हिंदू थे और मुस्लिम्स थे, तो उनके जो पर्सनल लॉ थे उसके हिसाब से केसेस स्टार्ट हो गया डिसाइड होना। बट द सेम वर स्टिल नॉट फाउंड फिट, कई बार फिर भी हुआ हिंदू पर्सनल लॉ। अब आप सोचो एक चीज हो, हिंदू एंड मुस्लिम ये दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉम्प्लेक्सिटीज हुई, तो किस किस एक्ट के हिसाब से, किस लॉ के हिसाब से आप जजमेंट दोगे? तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया कि हिंदू बोलेगा हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से हमें जजमेंट दो, मुस्लिम बोलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मुझे जजमेंट दो, तो फिर अगेन प्रॉब्लम आ गया। तो इन दैट सिनारियो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी, इसकी वजह से उन्होंने एक ही एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाने की कोशिश फिर की, ठीक है। एंड बट द सेम वर स्टिल नॉट फाउंड फिट टू एड्रेस द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज, नहीं था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, द एक्ट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड किया है उन्होंने, बोल दिया है। ये एक्ट जो था पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अभी मैं आपको बताता हूं कि वो पार्ट जो है अभी अलग एक्ट ही बन गया है। पहले ऐसा हुआ करता था, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक उन्होंने जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये उन्होंने लगाए थे कि जनरली कौन से प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, वो उन्होंने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, सेल होता है ना, सेल होता है गुड्स का, तो स्पेसिफिकली उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप गुड्स सेल करते हो तो उसके रूल्स के लिए उन्होंने सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 तक के रूल्स उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एनेक्ट किए कर दिए थे, मतलब डाल दिए थे, एनेक्ट कर दिए थे, मतलब उसके अंदर डाल दिए थे, ठीक है। पर करंटली क्या हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो रिपील्ड, रिपील्ड का मतलब क्या, अलग हो गया, और वो बन गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आपका 3rd चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, लेकिन वो अलग हो गया, उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, और वो अलग से उसको एक अलग एक्ट नाम दे दिया कि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग तरीके से वर्क करेगा, ओके। पर पहले ये इसका पार्ट था। फिर आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एजेंसी आ जाता है, बेलमेंट आ जाता है, प्लेज आ जाता है, ये सारी चीजें आप इंटर में पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं, इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है, पर थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। श्योरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सारी चीजें जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आती है। सेक्शन 124 से लेके 238 तक के जो भी सेक्शंस है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिलेटेड है। तो पहले 1 से लेके 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स थे कि किस रूल्स के हिसाब से चलेंगे। फिर उसके बाद सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग थे, वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, लेकिन उन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसको अलग ही कर दिया है। फिर उसके बाद 124 से लेके 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे। एंड उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस, आप जो पार्टनरशिप अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, तो वो जो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो पार्टनरशिप डीड और वो सारी चीज के रूल्स जो थे वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग से बनाना बहुत ही जरूरी बन चुका है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक अलग ही जरूरी, अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग कर दिया और उसको भी एक अलग एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये थी आपकी कहानी। अब ये जो कहानी हमने पढ़ी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जानना जरूरी है, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो है जो हमने पढ़ी, ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है एज अ प्रोफेशनल पर्सन। इफ आई एम टेलिंग यू कि हाँ ये चीजें एग्जाम में नहीं आएगी तो उसको मत पढ़ो, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है। एग्जाम में अच्छे नंबर ला देना और नॉलेजेबल होना, दोनों में बहुत फर्क है, तो वो अभी से ही जान लेना, ठीक है। तो ये चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ था, कौन सी वजह से हुआ था, ये सारी चीज आपको बहुत ही जरूरी है। किस पार्ट में बांटा गया था वो सारी चीज भी जानना जरूरी है। आई होप सो मैंने वो क्लियर कर दिया। अब जो चीज चालू हो रही है वो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अब मजा आने वाली चीजें हैं सारी, जल्दी से फटाफट से चालू करते हैं। देखो, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, देखो एमसीक्यूज में आता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। डेफिनेशन में आता है, इसी वजह से यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ सेक्शन 2H, सेक्शन 2 सबसेक्शन H जो है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सिंपल बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक सिंपल यहाँ पे लिख के बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी?
कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ मैं बता सकता हूँ आपको, बताता हूँ आपको। सो ये जो मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने बोल दिया कि अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। अब सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी? अग्रीमेंट मतलब सिंपल बोलू ना, अग्रीमेंट का मतलब है, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, अग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपको बोलू एकदम सिंपल, एक एग्जांपल देता हूं कि ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज ए और बी एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी गारंटी कब होगी? जब ए बी को ऑफर करेगा कुछ चीज। क्या बोल रहा हूं? ए बी को पूछेगा क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे, क्या आप मेरे लिए एक्स वाई जेड चीज करोगे? इफ बी एक्सेप्ट, इफ बी एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट की वो चीज, तो वो क्या बन गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब ये अग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में कि एक ने पूछा, एक ने पूछा और दूसरे ने बोला हाँ जी मैं कर दूंगा वो काम, हाँ जी मैं वो काम कर दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट। अब अगर वो अग्रीमेंट जो है, अगर वो अग्रीमेंट जो है वो लॉ में, मतलब मार्केट में लॉफुली अगर वो एनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल मतलब क्या? अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई तो ए और बी मार्केट कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं फॉर द जजमेंट। अगर वो जा सकते हैं, ऐसा अग्रीमेंट किया है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आई, तो इन दैट सिनेरियो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में। सिंपल है। तो अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने ऑफर किया बी को कि आप मेरे लिए ये सो चीजें कर सकते हो क्या, बी ने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो हो गया, पर अग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या? कि कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज एक ग्राउंड के तौर पे ऊपर वो ए और बी जो है एक दूसरे के ऊपर स्यू कर सकते होने चाहिए। अगर ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम आई तो ए ने बी के ऊपर केस कर सकता होना चाहिए। अगर कोर्ट में गया, ए ने बी के ऊपर केस किया, कोर्ट ने बोला ये तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये कोई केस ही नहीं है, तो फिर इन दैट सिनेरियो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन अगर केस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें एनफोर्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, मतलब ए कैन स्यू बी एंड बी कैन स्यू ए ऑन देयर लीगल ग्राउंड्स, ऐसा बोला जाता है। इसी वजह से देखो उनकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, सबसे जल्दी से देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। देखो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2H, सेक्शन 2H, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, इसी वजह से मैंने उसको मार्क किया है। An act defines the contract as an agreement between two or more parties enforceable by law। मैंने जो बोला वो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी हुआ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अग्रीमेंट का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। उन्होंने बोल दिया अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये तो लैंग्वेज बहुत हार्ड हो गई सर, कुछ नहीं है। एवरी सेट ऑफ, एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब क्या? कि मैं आपके लिए कुछ कर पा और करूंगा, मतलब मैंने ये जो एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे बी ने ए को प्रॉमिस किया, यहाँ पे बी ने ए को प्रॉमिस किया कि हाँ मेरे मैं आपके लिए कुछ करूंगा, उसके बदले उसको कुछ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब क्या? बदले में कुछ मिलना चाहिए, फॉर्मिंग कंसीडरेशन, ठीक है। अगर बी ए के लिए कुछ कर रहा है तो ए को बी के लिए कुछ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। क्यों? अगर ऑफर के सामने एक्सेप्टेंस है, फॉर्मिंग कंसीडरेशन, तो फिर इन दैट सिनेरियो उसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इसी वजह से यहाँ पे बोला है, देखो क्या बोला है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन क्रिएट कर रहे हैं। ए ने क्या बोला कि तू मेरे लिए ये काम करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, तो उसको काम मिल रहा है, उसके सामने बी क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है मैं आपको काम दूंगा लेकिन उसके बदले मुझे पैसे दो आप। तो दोनों को एक दूसरे के सामने काम करने के बदले प्रॉमिस के सामने एक दूसरे को कुछ कंसीडरेशन मिल रहा है। कंसीडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। इसी वजह से अग्रीमेंट को सिंपल टर्म्स में बोला जाता है ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दिया, आपको वहां पे लिख सकते हो। देखो, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, assent मतलब क्या, acceptance, assent की हाँ मैं करूंगा। the proposal is said to be accepted, मतलब कोई एक पर्सन है दूसरे पर्सन को बोलता, कुछ प्रपोज करता है कि क्या ये मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ क्या वो करोगे आप। अगर वो सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ मैं करूंगा, तो उसको बोलते हैं वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। एंड प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सिंपल एज दैट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, पर एनफोर्सिएबल होना चाहिए। सिंपल एज दैट। जो मैंने स्टोरी बताई वही चीज थी ना सर, मैंने जो स्टोरी बताई वही तो चीज थी, आपने क्यों ज्यादा कर बताया। वही है। देखो, ए ने बी को पूछा क्या तू मेरे लिए काम करेगा, बी ने बोला हाँ जी करूंगा, ठीक है। ए ने प्रपोज किया, बी ने एक्सेप्ट किया, दैट्स इट, वो प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस जब भी बन गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर वो एनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। सिंपल एज दैट। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। देखो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या है, the parties to an agreement must have agreed upon the subject in the same sense at the same time। same sense and the same times मतलब क्या, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सेम टाइम के ऊपर सेम सेंस में अग्री करना भी जरूरी है। सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने आपको बोला कि आप मेरी दुकान से चॉकलेट परचेस करके लेके जाओ, ठीक है। अब वो चॉकलेट में भी स्पेसिफिक कुछ होना चाहिए ना, कौन सी चॉकलेट। चॉकलेट हुआ तो चॉकलेट में डेयरी मिल्क भी हो सकती है, फिर सिल्क भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी नॉन स्पेसिफिक, नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन सी चीज है, कौन से टाइम पे आपको चाहिए वो चीज। ओके, अनलेस देर इज कंसेंसस एड इडम देर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना है, आपको एग्जामिनेशन में आता है कॉन्सेंसस एड इडम, मतलब ये सब्जेक्ट मैटर सेम होना, सब्जेक्ट मैटर सेम होना, दोनों का माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है कंसेंसस एड इडम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एट मीडियम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, एक दूसरे का माइंड जो दोनों तरफ से जो सोचा है, वो दोनों तरफ से जो सोचा है वो सेम होना चाहिए। अनलेस कंसेंसस एट मीडियम देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए ने बोला कि मुझे अपनी मारुति 800 बेचनी है, और बी ने भी वही सुना कि हाँ मुझे उसकी मारुति 800 ही परचेस करनी है, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस एट मीडियम, क्योंकि दोनों का माइंड जो है, दोनों का माइंड मिल गया, दोनों ने सेम तरीके से सोचा। लेकिन अगर एक ने बोला मुझे आपको मुझे कार बेचनी है, अब कार बेचनी, ए ने बोला मुझे कार बेचनी है, ए के दिमाग में था कि मुझे अल्टो बेचनी है, लेकिन बी ने सोचा उसके पास वो जो मारुति 800 पड़ी है उसको वो बेचनी है। दोनों का माइंड अलग अलग दिमाग में जा रहा है, दोनों का माइंड जो है वो डिफरेंट सोच रहा है, तो यहाँ पे कंसेंसस एडिडम नहीं है, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्पेसिफिक होना जरूरी है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ईच एंड एवरी डिटेल मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो देखो एग्जांपल में वही लिखा है, ए हैड टू मोटर कार्स, मारुति अल्टो एंड मारुति 800, he intends to sell motor 800 to B, but B thought he is selling motor Alto, agrees to his proposal, since there is no meeting of mind, both understood the same transaction differently। ट्रांजेक्शन सेम था, कार बेचना है, लेकिन डिफरेंटली अंडरस्टैंड किया। देयर इज नो कंसेंसस एट इडम, अकॉर्डिंगली देयर इज नो कंसेंट, एंड थस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट ही नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज के बारे में आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो उसको सब्जेक्ट मैटर बोला जाता है, वो सब्जेक्ट मैटर ही दोनों के दिमाग में सेम नहीं है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग, मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। आई नो ये वीडियो में थोड़ा आपको लगेगा, ये पहला वीडियो है, इसी वजह से ये पहली बार है, लॉ आपके लिए थोड़ा नया है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुन सुन के आ जाएगा, बहुत ही इजीली तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। देखो अब क्या है, विल ऑल अग्रीमेंट्स गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, मैं बताता हूँ। हमने क्या सोचा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या था सर, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, ये था सर। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में था अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, ऐसा था। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा चार्ट बना के बताता हूँ कैसा है। कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला था सर कि अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। अब
अग्रीमेंट क्या हो सकता है? अग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वुड बी योर अग्रीमेंट। ओके, अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो होता है ना, मतलब अग्रीमेंट जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं अग्रीमेंट। एक होता है सोशल अग्रीमेंट, एक होता है लीगल अग्रीमेंट। एक होता है सोशल अग्रीमेंट, एक होता है लीगल अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या, आपको बताता हूं। सपोज आपने अपने आपके दोस्त ने आपको बोला कि तुझे मेरे मैरिज में आना ही पड़ेगा। आपके दोस्त ने आपको बोला कि तुझे मेरे मैरिज में आना ही पड़ेगा, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, सोशल रिलेशन है, अग्रीमेंट हो गया, मान लेते कि अग्रीमेंट हो गया। बट वजह से उसने बोला कि तुझे मेरे मैरिज में आना है, मतलब वो इनविटेशन कार्ड लेके आते हैं ना कि तुझे मेरे मैरिज में आना है, दे गेव यू एंड यू एक्सेप्टेड दैट विथ वाइड हैंड कि हाँ भाई, हैप्पीली एक्सेप्ट किया कि हम आएंगे। ड्यू टू सम रीजंस आप नहीं अटेंड कर पाए वो मैरिज, तो क्या वो आपको श्यू करेगा? क्या वो कोर्ट में जाएगा कि उस ये मेरे मैरिज में नहीं आया, इसको यहाँ पे फाइन करो? क्या वो ऐसा करेगा? सर नहीं करेगा। इसी वजह से सोशल, जितने भी सोशल अग्रीमेंट है उसके अंदर कभी भी एनफोर्सिएबिलिटी नहीं होती, इसके अंदर कभी भी एनफोर्सिएबिलिटी नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। एनफोर्सिएबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, तो जब भी सोशल अग्रीमेंट की बात आए तो उसके अंदर तो हम लॉफुली कहीं पे जा ही नहीं सकते। अगर एक मदर ने अपने बेटे को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तुझे एक बाइसिकल दिलाऊंगी, अब ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस बाइसिकल नहीं दे पाए, तो क्या बच्चा कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा? नहीं जाएगा ना, इन्फोर्सिबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो सोशल अग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते। इसी वजह से यहाँ वहां पे जो क्वेश्चन था वो गलत था। क्या क्वेश्चन था कि सारे अग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट पहली कंडीशन है। तो सारे अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट हमेशा होंगे। अब देखो लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट मतलब क्या? लीगली आपने किसी के साथ बिजनेस किया है, कि लीगली किसी के साथ आपने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो अगर उसने कुछ काम नहीं किया ना तो आप एनफोर्सिएबल हो, आप लॉ में जाओगे, एनफोर्सिबिलिटी है, आप लॉ में जा सकते हो, मतलब एनफोर्सिबिलिटी आ गई। तो इन दैट सिनारियो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है, लीगल अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लेकिन सोशल अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। ओके, तो यही चीज उन्होंने लिखी है, पढ़ लेते हैं मस्त। देखो जल्दी से क्या बोला है, फिल अग्रीमेंट। देखो, विल अग्रीमेंट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा है एन अग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए अंदर। एग्रीमेंट कैन बिकम सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। देखो, सोशल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल बोलो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी अग्रीमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोशल और एक होता है लीगल। An agreement giving rise to social obligation is not a contract. An agreement is regarded as contract when it is enforceable by law. देख लो, मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, समझोगे आराम से आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो आज के जो इनिशियल लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट चालू होने वाले हैं, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूँ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको वैलिडली मार्केट में उसको वैलिड कहलाने के लिए कौन सी कंडीशंस है, कौन से एलिमेंट्स है वो होने जरूरी है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने 10 एलिमेंट रखे हैं। अगर वो 10 एलिमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो आप मान सकते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो देखेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो, ये इनिशियल है, आपका आपके लिए ये सब्जेक्ट पूरा नया है, थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा पेशेंस रख के करने की जरूरत है। सुनते रहोगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बारी बारी सुनो, आराम से आ जाएगा। इसके अंदर ये नोट्स ऐसे ही मैंने फ्रेम की है कि इसके अंदर सारी आपकी जो मॉड्यूल है वो कवर हो जाएगी। मॉड्यूल के अलावा एग्जाम्पल्स भी कवर हो रहा है, इसी वजह से मैंने नोट्स बनाई है, ताकि आपको एग्जाम्पल्स भी जानने को मिले। एग्जाम्पल के थ्रू आप टॉपिक को और अच्छे से कोर कोर कॉन्सेप्ट समझ पाओ, ताकि आपको याद रह जाए लो। ठीक है, आई होप सो यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस। आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।